वेलकम टू सीए विजडम चैनल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स सी क्या है चैप्टर नंबर 4 यूनिट 3। ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट। सो चैप्टर नंबर 4 यूनिट 3 इज ऑल अबाउट ट्रेड नेगोशिएशन। ओके, सो हम सबको ट्रेड करना अच्छा लगता है, ओके, इंटरनेशनल ट्रेड, ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना अच्छा लगता है। हमें मालूम है कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, उसमें ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है। बट उसको ट्रेड नेगोशिएट कैसे किया जाए, वो ट्रेड को ट्रांजैक्ट कैसे किया जाए। ऐसे ही कंट्री ने बोला कि आपको फ्री ट्रेड है, मतलब आप ट्रेड कर सकते हो। सो इससे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम तो नहीं बनता। ओके, सो हमें एक एग्रीमेंट, एक वे, एक डायरेक्शन, एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम ट्रेड कर पाए। ओके, तो सब लोग, तो जो भी ट्रेड करेगा वो सब सिक्योर फील कर पाए एंड वो लोग सब सब हर कंट्रीज ट्रेड कर पाए। ओके, सो ट्रेड नेगोशिएशन उसी को बोला जाता है कि एक सेट ऑफ रूल्स, एक एग्रीमेंट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या बना है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो इंटरनेशनल ट्रेड में तीन तरह के ट्रेड नेगोशिएशंस आते हैं। वन इज आरटीए, सेकेंड इज गैट एंड थर्ड वन इज डब्ल्यूटीओ, जो प्रेजेंटली डब्ल्यूटीओ चल रहा है। ओके, सो तीनों हम लोग सीखेंगे वन बाय वन इन डिटेल। So, the recent years have seen intense bilateral and multilateral negotiations among different nations in the international arena. देखो, रिसेंटली कैसा होता है, बायलैटरल बायलैटरल मतलब एक कंट्री दूसरा कंट्री से दूसरा कंट्री के बीच में सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन रखती है, सर्टेन एग्रीमेंट बनाती है एंड वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। मल्टीलैटरल मतलब एक कंट्री दूसरा कंट्री को दूसरा या थर्ड कंट्री को थर्ड कंट्री के बीच में एग्रीमेंट बनाती है एंड वहां पर ट्रांजैक्शन करती है। दैट इज नोन एज मल्टीलैटरल नेगोशिएशन। ओके, सो ये अभी बहुत कॉमन हो चुका है इस करंट वर्ल्ड में। बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड होता ही है, बट उसको सपोर्ट करने के लिए एक सर्टेन रूल्स एंड कंडीशंस होना चाहिए। ओके, सो international trade negotiations, especially the ones aimed at formulation of international trade rules, are complex interactive process involving different countries having competing objectives. Okay, देखो, इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसमें इंटरैक्टिव प्रोसेस है, एक कंट्री दूसरा कंट्री से ट्रांजैक्ट करती है। सो डिफरेंट कंट्रीज हो जाता है, डिफरेंट करेंसीज होता है, डिफरेंट पॉलिसीज हो जाता है, डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम हो जाता है, डिफरेंट स्टेट लीगल स्टेट होता है। सो इंटरैक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिफरेंट कंट्रीज हैविंग कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड उनका कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे कंट्री से कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव है, वो एक दूसरे से बढ़कर बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो दे यूजुअली इन्वॉल्व मेनी पार्टीज हु हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। एक तो हर कंट्री का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। ओके, एंड हर कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव्स भी अलग हो सकता है। सो उस उसको ध्यान रखते हुए कैसे एक ट्रेड नेगोशिएट करे, एक ट्रेड को ट्रांजैक्ट किया जाए, उसलिए ये तीन चीज आ जाता है, आरटीए, गैट एंड डब्ल्यूटीओ। ओके, सो आरटीए है क्या? ओके, आरटीए मीन्स रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। रीजनल ट्रेड मतलब दो तीन कंट्रीज साथ में आते हैं जो आजू बाजू होते हैं, मेजरली जो आसपास होते हैं उन कंट्रीज साथ में आके एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बनाती है। ओके, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर डिफाइंड एज ग्रुपिंग्स ऑफ कंट्रीज बोला जाता है, कंट्रीज का ग्रुपिंग। ओके, नॉट नेसेसरीली बिलोंगिंग टू द सेम जोग्राफिकल रीजन। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेम जोग्राफिकल रीजन में हो, दूसरा ईस्ट ईस्ट साइड से वेस्ट साइड का भी कंट्रीज आकर सेम ये आरटीए में ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आजू बाजू का ही कंट्रीज, ऐसा किधर लिखा नहीं गया है। ओके, सो नॉट नेसेसरीली बिलोंगिंग टू द सेम जोग्राफिकल रीजन विच आर फॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग बैरियर्स। ओके, यहाँ पर बैरियर्स कम करने के लिए ताकि ट्रेड इजीली हो जाए। ओके, ट्रेड इजीली विद इन अ रीजन, एक ट्रेड इजीली हो जाए, ज़्यादा बैरियर्स ना हो जाए, ज़्यादा बैरियर्स नहीं लगाने का। ओके, एक कंट्री दूसरा कंट्री से ट्रेड इजीली कर जाए एंड हर एक कंट्री जो भी जो आरटी में है
हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। ओके, सो इसीलिए रीजनल आरटीए आया था। ओके, सबसे पहले सो आरटीए में बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं। वन इज यूनिलैटरल, बायलैटरल, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेडिंग ब्लॉक होता है, कस्टम यूनियन होता है, कॉमन मार्केट्स होता है, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन भी होता है। अभी वन बाय वन डिटेल में चेक करते क्या है इन सब का मतलब। यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब मेरे कंट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसा होगा। ओके, दूसरा जो भी कंट्री आएंगे मेरा कंट्री में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, उसका एग्रीमेंट क्या होगा, उसका कंडीशंस क्या होगा, दैट इज यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, बायलैटरल एग्रीमेंट मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ। ओके, जब दो कंट्री मिलकर आते हैं एंड उन दोनों डिसाइड करते हैं ये सर्टेन कंडीशन होगा, ये सर्टेन रूल्स होगा, ये सर्टेन एग्रीमेंट होगा। ओके, इसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज बायलैटरल एग्रीमेंट्स। ओके, ये सिर्फ कंट्री के साथ नहीं, इवन ब्लॉक के साथ भी होता है। अभी ब्लॉक क्या है, टू ब्लॉक्स। ओके, टू ब्लॉक्स क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे फोर्थ पॉइंट में, दैट इज ट्रेडिंग ब्लॉक में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, ब्लॉक का मतलब क्या है। थर्ड, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। सो रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब वही सेम, सर्टेन कंट्रीज एक साथ आ जाते हैं। ओके, एंड वो लोग रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं एंड उन जो भी उसमें मेंबर्स होते हैं उनको बेनिफिट्स मिला जाता है। ओके, among a group of countries reduce trade barriers को कम किया जाता है on a reciprocal and preferential basis। okay, preferential basis में for only the member of the group, जो भी वो आरटीए में आया है उनको ही ये प्रेफरेंसेस मिलेगा, ये बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, दैट इज रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, अभी ट्रेडिंग ब्लॉक सेम ग्रुप ऑफ कंट्रीज आ जाते हैं, एक साथ मिल जाता है एंड वो लोग एज अ सिंगल कंट्री, ओके, फॉर अ सेइंग एज अ सिंगल कंट्री जैसा काम करते हैं। ओके, जैसे कि वो लोग अंदर ही अंदर वो लोग ये नहीं लेते, मीन्स फ्री ट्रेड रख देते हैं अंदर, इंटरनली वो लोग क्या टैरिफ नहीं लेते हैं। ओके, बैरियर्स नहीं रखते हैं, बट जब एक्सटर्नली कुछ करते हैं, एक्सटर्नली दूसरा कंट्री के उस ब्लॉक के अलावा जो दूसरा कंट्री उनसे जब ट्रेड करते हैं तब वो लोग बैरियर्स लगाया जाता है, तब वो लोग टैरिफ लिया जाता है, तब दूसरा कंडीशन दूसरा एग्रीमेंट बनाया जाता है, दैट इज ट्रेडिंग ब्लॉक। ओके, फ्री ट्रेड एरिया मतलब कंप्लीट फ्री, मतलब वहां पर कोई बैरियर्स नहीं है। ओके, जो भी कंट्रीज वहां पर आएगा उधर कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते वक्त कोई भी बैरियर्स नहीं लगाया जाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड कोटा। ऑल टैरिफ, कोई टैरिफ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं है, प्लस कोई कोटा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, क्वांटिटी का कोई लिमिटेशन भी नहीं है ऑन ट्रेड, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक्सचेंज गुड्स इजीली एक्सचेंज होना चाहिए बस विथ ईच अदर, दैट इज फ्री ट्रेड एरिया। कस्टम यूनियन सिमिलर है, इट्स ऑल्सो सेम ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ्स ऑन ट्रेड। ओके, यहाँ पर भी जो टैरिफ है उसको एलिमिनेट किया जाता है अमंग देम सेल्फ। जो कस्टम्स में है, जो यूनियन में है, जो कस्टम यूनियन में है उनका उनका जो भी उनका जो भी अंदर मेंबर्स होते हैं उनके लिए कोई टैरिफ नहीं लगाया, बट एक्सटर्नल टैरिफ लगाया जाता है जो आउटसाइड द यूनियन हो। ओके, आउटसाइड द यूनियन हो। कॉमन मार्केट, बेसिकली जो कस्टम यूनियन है उसको डिपेंड करने के लिए कॉमन मार्केट लाया गया है। अ कॉमन मार्केट डिपेंड्स अ कस्टम यूनियन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट मतलब गुड्स या सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट एंड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इजीली देते, लेबर हम इजीली ट्रेड करें, लेबर या कैपिटल। ओके, या फिर प्रोडक्ट्स मीन्स गुड्स और सर्विसेज भी इजीली हम ट्रेड कर पाए। ओके, सो अ कॉमन मार्केट डिपेंड्स अ कस्टम्स यूनियन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट and of factors of production like capital, labor, okay, and other resources.
बाय reducing और eliminating internal tariff, जो internal tariff उसको तो eliminate कर देंगे on goods, and by creating a common set of external tariff. सेम चीज है, बस यहाँ पर आउटपुट भी एक्सचेंज कर सकते हैं, प्लस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी एक्सचेंज किया जाता है इन कॉमन मार्केट. ओके, कॉमन मार्केट बेसिकली जो भी मेंबर्स है वो लोग सोचते हैं कि पूरा जो भी है, पूरा यूनियन जो भी है वो एक ही मार्केट है. ओके, हम एक एक दूसरे को प्रोडक्ट्स और सर्विस एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड इवन एक दूसरे से फैक्टर्स को भी एक्सचेंज कर सकते हैं. ओके, ये बेसिकली कस्टम यूनियन को बढ़ाने के लिए ये लाया गया था कॉमन मार्केट. इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन. इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन बेसिकली सेम कस्टम, मतलब जो यूनियन है एक कंट्रीज जो फॉर्म किया है कि हम ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाएंगे, तो उसको बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन लाया गया. दैट इज इकोनॉमिक मेजर्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिया जाता है. जैसे कि आपको एक्सपोर्ट करते हुए बहुत सारा चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है, उसको कम किया जाता है. इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिया जाता है ताकि आप इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करें. ओके, उसको ही बोला जाता है इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन. फॉर अ कॉमन मार्केट, द फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द बॉर्डर्स इंक्रीजेस द नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सो फॉरेन एक्सचेंज ये होता है, जब आप एक्सचेंज कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है. फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन की ज़रूरत होता है, एंड रिजल्ट्स इन हायर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. सो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं. ओके, सो तब क्या होता है, तभी ये लोग इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाते हैं ताकि वो जो भी एक्सपेंस हो वो कम हो जाए. इन एन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन द मेंबर्स शेयर अ कॉमन करेंसी. ओके, कॉमन करेंसी शेयर कर देते हैं. Adoption of common currency also makes it necessary to have a strong convergence in macroeconomic policies. Okay, so एग्जाम्पल जैसे कि यूरोपियन यूनियन था, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है. ओके, बहुत सारे यूरोपियन साइड वाला जो भी कंट्रीज वो लोग साथ में आके यूरोपियन यूनियन कंट्री बना लिए. ओके, उन्होंने एक सिंगल करेंसी का पॉलिसी को अडॉप्ट किया ताकि ट्रेड इजीली हो जाए. ओके, ज़्यादा ये फॉरेन एक्सचेंज मेजर, ये करेंसी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ना हो, ना कि हायर कॉस्ट हो. आपको तो मेन तो है ट्रेड करना, मेन ऑब्जेक्टिव है कि गुड्स एक कंट्री से दूसरा कंट्री तक पहुंचे. सो वो होना चाहिए ना कि कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा होना चाहिए. सो कॉमन करेंसी वाला मेथड अप्लाई किया जाता है, एंड उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन. ओके, गैट. अब आता है गैट. अभी हम लोगों ने सीखा आरटीए, अभी गैट क्या है? द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड. ओके, बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जो टैरिफ, कितना टैरिफ लगाना चाहिए, कौन कितना लगाएगा, क्या लिमिटेशन होना चाहिए टैरिफ के ऊपर. ओके, एंड ट्रेड कैसा होना चाहिए, ट्रेड किस तरह होना चाहिए, उसका एक सिंपल सा एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं गैट, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. ओके, it was felt necessary that all countries embark on cooperative economic relations for establishing mutual self interest. Okay, देखो, हर एक कंट्री ऐसा तो नहीं है कि दूसरा कंट्री के बारे में सोच रहे, ऐसा नहीं है, बट ये लाया गया ताकि कोऑपरेटिव इकोनॉमिक रिलेशन हो, एंड एक म्यूचुअल म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट हो. खुद का तो इंटरेस्ट होना चाहिए, बट दूसरा कंट्री का भी इंटरेस्ट, दूसरा कंट्री का भी बेनिफिट सोचना चाहिए. ओके, द गैट प्रोवाइडेड द रूल्स फॉर मच ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड फॉर 47 ईयर्स फ्रॉम 1948 से लेकर 1994 तक गैट चला. इसका मतलब क्या, 1994 के बाद डब्ल्यूटीओ. ओके, सो 1948 से 1994, दैट इज 47 ईयर्स तक गैट चला. बट इट वॉज ओनली अ मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट. पर ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट था, बस ये एक एग्रीमेंट था, एक प्रोविजनल एग्रीमेंट था कि आप इंटरनेशनल ट्रेड कैसे कर सकते हैं. ये एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि कोई देख रहा है, कोई समझ रहा है, ये बस एक एग्रीमेंट था. कोई भी ये एग्रीमेंट को तोड़ सकता है. ओके, कोई भी ये बोल सकता है कि मेरा डोमेस्टिक एग्रीमेंट इसको सुपरसीड करता है. ओके, सो ये भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था, इसके लिए डब्ल्यूटीओ को आना पड़ा. ओके,
So 8 rounds of multilateral negotiations known as trade rounds held under the auspicious GATT resulted in substantial international trade liberalization. Mainly GATT आने से एक चीज अच्छा होगा, जो भी 8 राउंड्स हुआ है, 8 मीटिंग्स जो हुआ है, उसमें एक चीज अच्छा निकला कि इसमें इंटरनेशनल ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गया, मतलब फ्री ट्रेड ऑलमोस्ट हो गया है। फ्रीली आप गुड्स को एक कंट्री से दूसरा कंट्री में आप एक्सचेंज कर सकते थे गैट आने के बाद। ओके, द अरेंजमेंट्स वर इनफॉर्मली रिफर टू एज कोर्ट्स। कोर्ट्स बोला जाता है, क्यों क्यों कोर्ट्स? जो भी एग्रीमेंट था उसको हर एक पॉइंट्स को कोर्ट्स बोला जाता है, क्योंकि हर एक मेंबर जो भी गैट में था वो एग्री नहीं करते थे, बहुत कम मेंबर्स था जो एग्री करते थे, तो इसीलिए इसको कोड बोला गया है, क्योंकि हर एक जन इसको एग्री नहीं किया था। The arrangement were informally referred to as courts because they were not acknowledged by full GATT membership. A number of courts were ultimately amend करना पड़ा, okay, क्योंकि हर एक जन तो एग्री नहीं किया, so amend करना पड़ा in the Uruguay round and got converted into multilateral commitments accepted by all WTO members. So जब यूरुगे राउंड हुआ तभी बहुत कुछ अमेंड किया, बहुत कुछ नया नया चीज लाया, बहुत कुछ नया नया डिसीजंस किया वहां पर। सो तभी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स जो थे, जो गैट के ऑलमोस्ट जो कंट्रीज के मेंबर्स थे, वो लोग बेसिकली एक्सेप्ट किए एंड डब्ल्यूटीओ तभी फॉर्म हो चुका। ओके, यूरुगे राउंड में। ओके, एंड यूरुगे राउंड में ही बोला जाता है the Uruguay round of 1986 till 94, जो 94 के बाद WTO फॉर्म है, बेसिकली 1986 से 94 was the last and most consequential of all rounds and culminated the birth of WTO. okay, अभी गैट रेलेवेंस क्यों लॉस हुआ, क्यों गैट अभी रेलेवेंट नहीं है? ओके, या बाय 1980s गैट उतना रेलेवेंस क्यों खोया, क्यों, वाई? बिकॉज जो ट्रेड हो रहा था, जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा था, वो इतना जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा था कि वो एग्रीमेंट, जो गैट का एग्रीमेंट था, वो भी उसके साथ मैच नहीं कर रहा था, बेसिकली वो ऑब्सोल्यूट हो गया था। ओके, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हैड एक्सपैंडेड सब्सटैंशियली। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मतलब एक कंट्री दूसरा कंट्री के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा कंपनियों पर, दूसरा फॉरेन कंपनियों पर इन्वेस्ट करते हैं। सो वो भी इतना जल्दी ग्रो हो चुका है कि गैट वहां पर भी ऑब्सोल्यूट हो चुका। ओके, गैट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये नहीं कवर किया था। ओके, गैट में सिर्फ गुड्स, जो इंडस्ट्रियल गुड्स था वो ही कवर किया गया था, वहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और सर्विसेज कवर नहीं किया गया था। ओके, इवन एग्रीकल्चर भी कवर नहीं किया गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी कवर नहीं गया था। ओके, गैट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड सर्विसेज, ये तीन चीज कवर नहीं किया था, इसके लिए उसका रेलेवेंस खो दिया उसने। ओके, वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड इंक्रीज बाय लीव्स। ओके, वर्ल्ड मर्केंडाइज मतलब जो एक्सचेंज हो रहा था वो इतना जल्दी जल्दी ग्रो हो चुका था कि गैट भी उसके पकड़ में नहीं आया। The ambiguities in the multilateral system could be heavily exploited. So multilateral system के वजह से, multilateral system था, so गैट के अंदर multilateral system था, so उसमें बहुत सारा confusion होता था। ओके, हर एक कंट्रीज को कि कैसा फ्रेम करना है, कैसा वर्क करना है, ओके, ट्रेड करते हुए। सो उसके वजह से कोई भी कंट्रीज है जो लूपोल्स ढूंढ पा रहा है, वो एक्सप्लोइट करती थी दूसरा कंट्रीज को। ओके, efforts in liberalizing agricultural trade भी successfully ये नहीं हुआ था। okay, there were inadequacies in institutional structure and dispute settlement. so जो grievance redressal system था वो भी proper बना नहीं था, जल्दी जल्दी ग्राइवेंस सॉल्व नहीं हो पा रहा था। ओके, गैट के कारण। इट वॉज नॉट अ ट्रीटी। ओके, एक ये गैट एक ट्रीटी नहीं था, बस एक एग्रीमेंट था। सो GATT were binding only insofar as they were not incoherent with the nation's domestic rules. Okay,
तो जब तक वो डोमेस्टिक नेशन का रूल्स में फॉलो नहीं कर रहा था, या क्या बोल सकते हैं, जब तक एक कंट्री का डोमेस्टिक रूल्स उस गैट से मैच नहीं कर रहा था, तब तक ही गैट का रेलेवेंस था। ओके, वरना तो हर डोमेस्टिक रूल्स उसके ऊपर ये कर ओवर रूल कर जाता है गैट के ऊपर। ओके, now the Uruguay round and establishment of WTO. So Uruguay round एकदम मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल राउंड था, 8th राउंड बोला जाता है। ओके, 8 राउंड हुआ गया था, 8 मीटिंग, उसके बाद ही WTO हर एक राउंड में, हर एक मीटिंग में कुछ ना कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए, कुछ ना कुछ डिसीजंस लाया गया, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाया गया गैट के ऊपर। ओके, एंड फिर हर एक मेंबर ने एग्री किया एंड तभी WTO फॉर्म हुआ। ओके, so the need for formal international organization which is more powerful and comprehensive was felt by many countries by late 1980s. So 1980s आते आते हर एक कंट्री को लगा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक एग्रीमेंट। ओके, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो चेक करे कि ट्रेड जो ट्रेड हो रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसका जो भी ग्राइवेंस सिस्टम है वो प्रॉपर एड्रेस हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ओके, हर एक कंट्री को ऐसा लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ओके, सो सो एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो गैट के वक्त भी लगा था। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया था बट वो सक्सेसफुली फॉर्म नहीं हुआ। ओके, while at the GATT, but बट यूरोगे राउंड में WTO आ चुका था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था। ओके, सो द राउंड स्टार्टेड इन पुंटा डेल एस्ट इन यूरोगे इन सितंबर 1986। ओके, 1986 सितंबर में हुआ था ये राउंड एंड वाज स्केड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 1990। ऐसा बोला गया था 1990 तक खत्म होना चाहिए, दिसंबर तक, बट ये चला 1993 तक, 1993 तक चला एंड वो फाइनली खत्म हो गया। ओके, उसको 8th एंड मोस्ट एम्बिशियस, क्योंकि हर एक मेंबर वहाँ पार्टिसिपेट किए थे, हर एक मेंबर एक्टिव पार्टिसिपेशन किए थे तभी। ओके, मोस्ट एम्बिशियस एंड लार्जेस्ट एवर राउंड ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस इन विच 123 कंट्रीज, सोचो 123 कंट्रीज का मेंबर्स आए थे, 123 countries participated, was completed after 7 years, which means on 8th year बन गया था। okay, was completed after 7 years of elaborate negotiations। okay, it also marked the birth of the world WTO। तभी जैसे 8th राउंड हुआ तभी WTO फॉर्म हो चुका था, which is single institutional framework encompassing the GATT as modified by the Uruguay round। okay, अभी ये WTO है क्या? ओके, कब से WTO इतना तारीफ सुने WTO के बारे में। WTO है क्या? व्हाट इज WTO? तो WTO बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन who is looking after the trades, okay, after the international trades। okay, the most important outcome of the Uruguay round agreement was the replacement of GATT सेक्रेटरिएट विद द WTO। ओके, जो गैट का सेक्रेटरिएट है वो चेंज होके WTO में फॉर्म हो चुका। ओके, इन जेनीवा, जेनीवा मीन्स स्विट्जरलैंड। ओके, सो इन जेनीवा विथ अथॉरिटी नॉट ओनली इन ट्रेड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यहाँ सिर्फ गैट में क्या था, सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर रूल्स एंड सेट ऑफ रूल्स बताए गए थे, बट इसमें वैसा नहीं, इसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नहीं बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी ध्यान दिया, प्लस सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान दिया, इवन इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर भी ध्यान दिया इस राउंड में, मीन्स WTO में। The bulk of the WTO's present operation come from the 1986 to 94 negotiation called the Uruguay round and earlier negotiation under the GATT। okay, मेजरली WTO फॉर्म गैट से ही हुआ है, जो गैट आया था उससे ही हुआ है, प्लस जो भी 1986 टिल 1994 में जो भी राउंड्स हुआ है, जो भी डिस्कशंस हुआ है, जो भी मीटिंग्स हुआ है, जिसमें अमेंडमेंट्स के, जिसमें नया नया डिसीजन लाया, वो दोनों को मिलकर ही
पूरा ये बना WTO बना गया है, जो प्रेजेंट में जो WTO वो उसी दो फॉर्मेशन से बना गया है। ओके, जो गैट है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है WTO के अंदर, WTO के अम्ब्रेला ट्रीटी के अंदर। ओके, गैट बेसिकली एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर था, सो उसका नाम भी वैसे ही कि अम्ब्रेला ट्रीटी फॉर ट्रेड इन गुड्स। ओके, तो गुड्स के जो अम्ब्रेला ट्रीटी फॉर ट्रेडिंग गुड्स, वो गैट को ही रिप्लेस किया है। गैट ही वो बोला जाता है कि ट्रेडिंग गुड्स के लिए गैट ही है। ओके, WTO के अंदर जो गैट है उसको सिर्फ ट्रेडिंग गुड्स के लिए लाया गया एंड अदर्स के लिए और ट्रीटी लाया गया है। सो अम्ब्रेला ट्रीटी, ओके, उसके अंदर ट्रेडिंग गुड्स बेसिकली गैट। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था? सो 6 की ऑब्जेक्टिव्स था WTO आने का। ओके, टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, एक रूल्स, एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होना चाहिए। ओके, सो टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज वन। सेकेंड, टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन, और ट्रेड को फ्री करे। ओके, पूरा कंट्री को एक एक ही माना जाए। ओके, लिबरलाइज करे। ओके, दैट इज सेकेंड। टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हो रहा है उसको जल्दी जल्दी रिजॉल्व करे, सॉल्व करे। ओके, थर्ड, फोर्थ वन इज टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो डिसीजन ले रहे हैं ओके उसका वो ट्रांसपेरेंट हो, हर एक कंट्रीज को मालूम हो कि कैसे डिसीजन ले रहे हैं। ओके, हर एक कंट्रीज ऐसा ना लगे कि बायसनेस है, कोई कंट्रीज को ज्यादा बायस मतलब ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, कोई कंट्रीज को कम ऐसा नहीं लगना चाहिए। ओके, टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, to cooperate with other major international economic institutions involved in global economic management, cooperate with other economic organization, cooperate करे। ओके, एंड लास्ट वन इज टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। ये एक बायसनेस दिखा रहा है कि WTO में ही लिखा गया ऑब्जेक्टिव है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसको हेल्प करे। ओके, टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुली फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, नाउ और भी ऑब्जेक्टिव्स होता है विच इंक्लूड रेजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, या एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, जनरेट करना, लार्ज एंड स्टेडीली ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ रियल इनकम, इफेक्टिव डिमांड, जो डिमांड एक्चुअल में वो ही होने के लिए इकोनॉमिक जो है वो प्रॉपर वर्क करने के लिए। ओके, एंड एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए WTO काम कर रहा है। ओके, स्ट्रक्चर कैसा है, WTO का स्ट्रक्चर कैसा है? ओके, सो WTO इज अ थ्री टायर सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, इट्स हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, सबसे टॉप डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। ओके, सो 3 लेवल डिसीजन मेकिंग क्या है? ओके, सबसे पहला है वो WTO टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी, दैट इज वन। सेकेंड इज जनरल काउंसिल एंड थर्ड वन इज गुड्स काउंसिल, मतलब उसको ही बाइफरकेट किया गया है, गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। ओके, सो फर्स्ट वन इज टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग। ओके, जिसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। ओके, सेकंड वन इज जनरल काउंसिल एंड थर्ड वन इज गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। ओके, ये 3 लेवल होता है। ओके, ये 3 लेवल होता है, ये 3 टायर सिस्टम होता है WTO में। ओके, सो सबसे पहला आता है वो WTO's टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी। ओके, दैट इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ओके, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बेसिकली 2 साल में एक बार मीटिंग में आते हैं। ओके, हर मेंबर्स आते हैं, वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ओके, उन लोग डिसीजंस क्रिएट करते हैं, डिसीजन लेते हैं वो लोग। ओके, ये टॉप लेवल में आते हैं। ओके, देन कम्स जनरल काउंसिल पूरा साल में कितने बार भी मिलते हैं। ओके, हेडक्वार्टर्स में आके मिलते हैं। देखो, टॉप लेवल काउंसिल किधर भी मिलते हैं,
वर्ल्ड के कोई भी जगह हो जिधर हर एक मेंबर्स एग्री करते हो कि इधर आके मिलेंगे तो उधर आके मिलेंगे। ओके, टॉप काउंसिल दैट इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किधर भी होता है एंड उनका मेन काम होता है कि डिसीजंस लेना। ओके, सेकेंड वन इज जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल बेसिकली चेक करते हैं कि वर्ल्ड जो WTO है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। WTO है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, जो डिस्प्यूट्स है वो प्रॉपरली सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ओके, जो वर्क है वो चल रहा है कि नहीं, वो जनरल काउंसिल देखते हैं। वो लोग कभी भी साल में हेडक्वार्टर्स में आके मीन स्विट्जरलैंड में आके वो लोग चेक करते हैं कि हर काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। ओके, so that is general council. And third one is good council, service council and intellectual property council. Okay, basically नाम से पता चलेगा। गुड काउंसिल गुड्स जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर देखते हैं कि उसका फॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। ओके, जो भी सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मुलेशंस है, स्ट्रक्चर्स है, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं गुड्स के ऊपर। वैसे सर्विस काउंसिल सर्विसेज के ऊपर सेट ऑफ फ्रेम्स प्रोसीजर्स बनाते हैं। एंड लाइकवाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स बनाते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, so this is the three tier that works in WTO. Okay, now going ahead, the guiding principles of WTO. So WTO फ्रेम तो हो चुका है, बट इसको क्या क्यों WTO चल रहा है। ओके, क्या है इसका मेजर प्रिंसिपल्स। ओके, सबसे पहला आता है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मतलब है कि एक कंट्री दूसरा कंट्री के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ओके, लाइक अभी ऐसा कंट्री ऐसा इंडिया हम कोई बेनिफिट दे रहे हैं टू श्रीलंका, सेम बेनिफिट आपको देना पड़ेगा टू चाइना एंड टू अदर कंट्रीज, टू USA, टू ऑस्ट्रेलिया। हम ऐसा नहीं बोल सकते हम इस कंट्री को ज़्यादा बेनिफिट्स देके दूसरे कंट्री को कम बेनिफिट, ऐसा नहीं कर सकते। सो दैट इज ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सेकेंड वन नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल मतलब जैसे ऐसा कंट्री हम जैसे ट्रीट करते हैं हमारा प्रोडक्ट्स या हमारा सर्विसेज को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें ट्रीट करना चाहिए दूसरों का। जो दूसरा फॉरेन प्रोडक्ट्स है उसको भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हो। उसके ऊपर भी उतना ही टैक्सेस लगना चाहिए जितना हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ना ज़्यादा ना कम। ओके, सो नेशनल ट्रीटी प्रिंसिपल वही बताता है। ओके, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड बेसिकली फ्रीली ट्रेड कर पाए, गुड्स या सर्विसेज इजीली एक कंट्री से दूसरा कंट्रीज में पहुंचा पाए। ओके, प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब देखो हम नेगोशिएट कर रहे हैं, एक कंट्री दूसरा कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि सामने वाला कंट्री का सिस्टम कैसा है, हमें मालूम नहीं सामने वाला कंट्री काम कैसे करते हैं। सो हम ये प्रेडिक्टेबिलिटी भी बढ़ाना चाहिए कि हाँ आप एक्सपोर्ट करें तो आपको पैसा वापस मिलेगा, हाँ आप एक्सपोर्ट करें तो विद इन दैट टाइम आपको पैसा मिलेगा, हाँ आप इम्पोर्ट कुछ करें तो आपको गुड्स अच्छा क्वालिटी का मिलेगा, अच्छा क्वांटिटी का मिलेगा। ओके, दैट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है ओके वो जनरल होना चाहिए, हर एक जन के साथ सेम होना चाहिए। ओके, एंड प्रोहिबिटिव मेजर्स भी लगाना चाहिए, बट एट एट मतलब हर टाइम नहीं लगा सकते, बट आपका एक ये है एक पर्टिकुलर रीजंस है, सो आप प्रोहिबिटिव मेजर्स भी कर सकते हैं। ओके, ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस। सो आप WTO चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, बट अच्छे तरीके से बढ़े, मतलब फेयर हो ना कि अनफेयर। मतलब डंपिंग या सब्सिडीज देने से ये वाला कंपटीशन ये लोग मना करते हैं, दैट इज अनफेयर। अनफेयर बोला जाता है इन इन दो चीज को। ओके, डंपिंग एंड और भी बहुत कुछ है, बट डंपिंग एंड सब्सिडीज। ओके, ये लोग बोलते हैं कि फेयर कंपटीशन को बढ़ाए। ओके, फेयर कंपटीशन को बढ़ाए। टैरिफ्स एज लेजिटिमेट मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ओके, टैरिफ लगाया जा सकता है, बट आपको प्रोटेक्ट करना है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है तो तभी आप ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हो। इट विल एक्ट एज अ लेजिटिमेट मेजर्स। ओके,
ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग डब्ल्यूटीओ का मेजर प्रिंसिपल है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, ओके। हर एक ऐसा ना लगे कि बायस किधर बायसनेस हो, ओके, ऐसा ना कभी लगे। एंड हर एक चीज ट्रांसपेरेंट हो। बेसिकली एक कंट्री को मालूम होना चाहिए कि ये डिसीजन कैसा लिया गया है, ओके। प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, ओके, लिबरलाइज किया जाए, ओके। यूरोपियन राउंड में यही था मेजरली कि और ट्रेड इजीली कैसा फ्लो हो, ओके, इजीली कैसा एक्सचेंज किया जाए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। मार्केट एक्सेस मतलब हर एक कंट्री दूसरा कंट्रीज को आप इजीली लेबर प्रोडक्ट सर्विसेज इजीली एक्सचेंज कर पाए, ओके। हर एक कंट्री के पास दूसरा मार्केट एक्सेस हो, मतलब दूसरा कंट्री का एक्सेस हो, ओके, दूसरा कंट्रीज का एक्सेस हो। स्पेशल प्रिविलेजेस टू लेस डेवलप कंट्रीज, जो लेस डेवलप कंट्रीज से कंपैरेटिवली, यहाँ पर कंपैरेटिवली बताया, यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया कि डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप, ये नहीं बोला, ये बोला गया लेस डेवलप कंट्रीज, मतलब जो एकदम टॉप डेवलप कंट्रीज है वो हेल्प करे जो डेवलपिंग कंट्रीज को। इफ यू आर अ डेवलपिंग कंट्रीज, सो जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको आप ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज आप हेल्प करें, ओके। सो बेसिकली आप दूसरों को हाथ दे ताकि आप भी ऊपर बढ़े एंड दूसरों भी आपके साथ ऊपर बढ़ पाए, ओके। ये एक मोटिव था डब्ल्यूटीओ का, ओके। स्पेशल प्रिविलेजेस टू लेस डेवलप कंट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंट को ध्यान देखकर ही कोई ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स बनाया गया है, ओके। A transparent, effective and verifiable dispute settlement mechanism, जो ग्राइवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो ट्रांसपेरेंट हो, वो इफेक्टिव हो, प्रॉपरली वर्क करे, जल्दी जल्दी काम करे, ओके, विद इन टाइम ग्राइवेंसेस रिसॉल्व हो पाए एंड वेरीफाई हो जाए, ओके, एंड इट शुड बी वेरीफाइबल। ओवरव्यू ऑफ द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। डब्ल्यूटीओ आते ही बहुत सारा एक एग्रीमेंट बना, ऑलमोस्ट 60 एग्रीमेंट्स बन चुका है। विथ ये तो 60 एग्रीमेंट्स है, प्लस एनेक्शस इतना सारा बना है, प्लस डिसीजंस बहुत सारा कवर किया है एंड अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स भी आया गया है। सो कुछ लिस्ट बताया गया है हमारा बुक में, ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन में। agreement on agriculture aims in strengthening GATT, okay, agreement on application of sanitary and phytosanitary measures, agreement of on textiles and clothing, agreement of technical barriers to trade, agreement on trade related investment measure, anti-dumping agreement, customs valuation, custom को कैसे वैल्यू करते हैं, एग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, एग्रीमेंट ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन, ऐसा बहुत सारा एग्रीमेंट आया गया है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट रेलेवेंट इन द एग्जाम, ओके, ये आपको पढ़ना नहीं है, ओके। सो आप स्क्रीन में देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट्स, ओके। नाउ द दोहा राउंड, ओके, जैसे यूरुग्वे राउंड आया गया था वैसे ही दोहा राउंड आया था। दोहा राउंड में बेसिकली इंपॉर्टेंस दिया एग्रीकल्चर के ऊपर, ओके। So, the Doha round, formally the Doha Development Agenda, which is the ninth round, since the Second World War, was officially launched at the WTO's fourth ministerial conference. Ministerial conference मतलब top level, okay? Ministerial conference in Doha, Qatar in November 2001, okay? 2001 को आया गया को ये राउंड हुआ था, okay? सो बहुत कुछ बोला गया था राउंड में, ओके, लाइक सर्विस ट्रेड कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विस। बट मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्या था, एग्रीकल्चर ट्रेड के ऊपर मेजरली डिसाइड हुआ गया था, ओके, दोहा में। नाउ 25 इयर्स हो चुका है डब्ल्यूटीओ आते हुए, अभी उनका अचीवमेंट्स क्या क्या है, वो आया, उसने क्या क्या अचीव किया एंड उसका अभी भी क्या क्या इश्यूज है, डब्ल्यूटीओ का अभी भी क्या क्या मेजर कंसर्न है, वो हम लोग चेक करते हैं। सो द डब्ल्यूटीओ हैज हेल्प ट्रांसफॉर्म इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट over the past 25 years, okay, of its existence. There has been spectacular growth in world trade in goods and services since the 1995.
1995 से डॉलर का जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 4-fold हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया। वाइल दी वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, जो वर्ल्ड ट्रेड था वो 2.7 टाइम्स, मतलब डबल हो गया, 2-fold हो गया। So the volume of the world trade has expanded by 2.7 times. This is commendable as it outstripped the twofold increase in the world GDP. World GDP almost double हो चुका है। The average tariffs जो टैरिफ था, जो कस्टम ड्यूटीज था, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए, सो जो एवरेज टैरिफ था वो 10% से 6%, मतलब हाफ हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। The average tariffs have almost half from 10.5% to 6.4% during this period. Okay. The rise of global value chains has been a significant factor in enabling rapid catch-up growth in developing economy. So, इसका वजह से क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज था वो उनका जो ग्रोथ है, जो जीडीपी का ग्रोथ, वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। ओके, also these have resulted an increase in purchasing power and consumer choice in all countries. okay, इसके वजह से WTO आने के वजह से क्या हुआ, परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गया, इवन जो कंज्यूमर चॉइसेस है वो बढ़ चुका है, क्योंकि अभी आप इंपोर्टेड गुड्स भी ले सकते हो। ओके, नाउ इनका मेजर कंसर्न क्या है, जब जो भी मेजर इश्यू क्या है वो चेक करते हैं। ओके, the progress of multilateral negotiations on trade liberalization is very slow. Okay, and the requirement of consensus among all members acts as a constraint and creates rigidity in this realm. मतलब क्या है, ट्रेड तो जल्दी जल्दी हो रहा है, ट्रेड ग्रो हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन जल्दी जल्दी हो रहा है, बट इसके साथ जो नेगोशिएशंस है, मल्टीलैटरल नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन मतलब क्या, सबसे पहले सीखा था, नेगोशिएशन मतलब एग्रीमेंट, रूल्स, एक्ट्स, प्रोसीजर्स। ओके, तो नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड है ना, वो जल्दी जल्दी उसके साथ एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर एक मेंबर अपना अपना कंसेंट नहीं देता डब्ल्यूटीओ में। ओके, हर एक मेंबर एग्री नहीं करता हर एक पॉइंट्स को। ओके, इसके वजह से जो नेगोशिएशन ऑफ ट्रेड है वो पीछे रह जाता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल ट्रेड। ओके, ऐसा रिजल्ट कंट्रीज फाइंड रीजनलिज्म एज प्लॉसिबल ऑल्टरनेटिव। सो कंट्रीज क्या करते हैं, जो आरटीए है वो चूज कर लेते हैं रेदर देन डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। ओके, द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रीजनल एग्रीमेंट्स इंट्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटीज एंड मर्कीनेस इन द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। सो रीजनल एग्रीमेंट के कारण भी अभी भी रीजनल एग्रीमेंट होता ही है। ओके, एशियन, यूरोपियन। ओके, सो रीजनल ट्रेड के कारण भी डब्ल्यूटीओ को एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इंटरनली ये लोग एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बना चुके हैं। ओके, so the complex network of regional agreements introduces uncertainties and murkiness in the global trade system. While multilateral efforts have effectively reduced tariff, okay, WTO आने के बाद टैरिफ तो कम हो चुका है इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर ये कम हो चुका है, वॉट टैरिफ, टैरिफ कम हो चुका है, बट दूसरा एरियाज लाइक इंटरनेशनल कॉमर्स या एग्रीकल्चर या टेक्सटाइल्स, वहाँ पर ये हुआ ही नहीं है। ओके, वहाँ पर टैरिफ हुआ ही नहीं है। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस जो प्रॉमिस किया गया था यूरो के राउंड में, ओके, वो एक्चुअल में मेटेरियलाइज, जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ये भी एक मेजर इशू है, मेजर कंसर्न है। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज, देखो डब्ल्यूटीओ आने आने के बाद सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक्चुअल में डेवलपिंग कंट्रीज को ही हुआ गया है, नॉट डेवलप कंट्रीज, नाइदर अंडर डेवलप कंट्रीज। ओके, एक्चुअल में बेनिफिट डेवलपिंग कंट्रीज को हुआ गया, फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज को भी बहुत सारे इशू आता रहता है। सम इश्यूज लाइक protectionism and lack of willingness among developed countries to provide market access. So कभी कभी डेवलप कंट्रीज वो लोग ओपन नहीं करते उनका मार्केट टू डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ट्रेड मत करो, हम बहुत सारा बैरियर्स लगा देंगे, हम बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, हम बहुत सारा फॉर्मेलिटीज लगा देंगे, आप हमारे साथ हमारा मार्केट में मत आओ। ओके, सो एक क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड जो था मोटिव से आया गया, तो वो उसको लिमिट कर देता है
ओके, ये वाला पॉइंट। द डिफिकल्टीज दैट दे फेस इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रेजेंट एग्रीमेंट, जो प्रेजेंट एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का, वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ओके, जो डेवलपिंग कंट्रीज उनके लिए। डेवलपिंग कंट्रीज कंप्लेन दैट दे फेस एक्सेप्शनली हाई टैरिफ। डेवलपिंग कंट्रीज हर एक टाइम बोलते हैं कि ज़्यादा टैरिफ लग रहा है, ज़्यादा टैरिफ लग रहा है। ओके, टैरिफ एस्केलेशन बेसिकली सीखा गया था कि जो रॉ मटेरियल्स है वहाँ टैरिफ कम करना, एंड जो फिनिश गुड्स है वहाँ टैरिफ ज़्यादा करना। ये भी एक मेजर कंसर्न बोला जाता है, एक मेजर इशू बोला जाता है। ओके, बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वो बेच नहीं पाते हैं फिनिश गुड्स इन चीप, इन लोअर प्राइस टू अदर कंट्रीज। ओके, देयर इज ऑल्सो पॉसिबल इरोजन ऑफ प्रेफरेंसेस। जो प्रेफरेंसेस था, जो पहला प्रेफरेंसेस मतलब कम टैरिफ में आप बेच सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट नेग्ली ये कर दिया, मीन्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वाई बिकॉज ऑफ द नैरोइंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द नॉर्मल एंड प्रेफरेंशियल रेट। ऑलमोस्ट नॉर्मल एंड प्रेफरेंशियल रेट ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुका है। ओके, इसके वजह से so the least developed countries find themselves disproportionately disadvantaged। जो अंडर डेवलप है उनको तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता। ओके, the rising uncertainty about market condition is causing business to postpone investment, weighing on growth and future potential of the economy। so जो uncertainties है, ओके, ये तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते ना। जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है वो परफेक्ट हो। इवन डब्ल्यूटीओ आने के बाद भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होता ही रहता है वर्ल्ड ट्रेड मतलब ट्रेड करते वक्त। ओके, सो उस अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है या ग्रोथ कम हो जाता है, जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो भी कम हो जाता है। मेनी एरियाज ऑफ ट्रेड अभी क्या क्या कवर हुआ डब्ल्यूटीओ आने के बाद? सर्विसेज कवर हुआ, एग्रीकल्चर ट्रेड कवर हुआ, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कवर हुआ। बट अभी भी ई कॉमर्स कवर नहीं हुआ है। मेनी एरियाज ऑफ ट्रेड सच एज ई कॉमर्स आर स्टिल आउटसाइड द डब्ल्यूटीओ। ओके, there are mounting trade tensions as some members do not adhere to the WTO's established procedure। जो WTO का प्रोसीजर हर कंट्रीज उसको मानते नहीं है। यूएसए बोलते मैं नहीं मानूंगा। ओके, सो ऐसा ऐसा भी होता है कभी कभी इन द नेम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। ओके, ऐसा बोलते हैं कि मेरा नेशन का इंटरेस्ट के लिए, मेरा नेशन का सिक्योरिटी के लिए मैं डब्ल्यूटीओ का जो भी प्रोसीजर्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ऐसा भी मेंबर्स आके बोलते हैं। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द एपेलेट बॉडी ऑफ डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, मतलब कौन एपेलेट बॉडी है, जो एपेलेट बॉडी है, जो रिडर्सल सिस्टम का एपेलेट बॉडी है, उसका मेंबर्स कौन बने वो डिसाइड। ओके, उसका डिसीजन कैसे ले, कौन ले। ओके, वो भी एक प्रॉब्लम, एक मेजर कंसर्न बन चुका है डब्ल्यूटीओ के लिए। ओके, एंड सम ऑफ द एग्रीमेंट्स जो फाइनल एक्ट में हुआ था यूरोगे राउंड में, आप चेक कर सकते हो स्क्रीन में। ओके, ओके, सो ये कुछ एग्रीमेंट्स है, ओके, जो आए थे। एंड बहुत छोटा चैप्टर था, 3 मेजर कॉन्सेप्ट थे, आरटीए, ओके, गैट, and the last one is WTO। So that's it for today. Thanks for watching CA Wisdom channel.